हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फिजिक्स। सो आज हमारे साथ है शिवकन्या जी, जिनका महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम जो है, महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। सो शिवकन्या जी, आपको कैसे फील हो रहा है कि ये आपका सेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हुआ? पहले तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच टू डी फिजिक्स टीम एंड पाडेकर सर ऑन दिस जर्नी। सर हेल्प मी अ लॉट। सर ने बहुत हेल्प की मुझे एंड जितना खुशी मुझे सेट का रिजल्ट आने के बाद हुआ था, सेम उतना ही खुशी आज सर को मिलने के बाद हुआ है। एंड इसको तो यही वर्ड बनता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच टू डी फिजिक्स एंड सर। ओके, सो थैंक यू। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम क्या है, आपका बीएससी कहाँ से हुआ है, आपका एमएससी कहाँ से और कब हुआ है? सर मेरा नाम मलचट्टी शिवकन्या जानीग्राम है। मेरा बीएससी हुआ है महात्मा गांधी कॉलेज अहमदपुर से। उसके बाद मैंने स्वामी रामातीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से मेरा एमएससी किया है एंड मेरा स्पेशलाइजेशन मटेरियल साइंस था। सर मैं जब एमएससी की ना, तभी से मैं आपको यूट्यूब से जानती हूँ। मैं आपकी वीडियो यूट्यूब से ही देखती थी। उसके बाद तभी मैंने सोचा कि हाँ, मुझे सेट का प्रिपरेशन इसी सर से करना है, इसी मैम से करना है। तो मैंने आपका डी फिजिक्स वाला ऐप डाउनलोड किया एंड आपसे ज्वाइन हुई। ओके, दैट मीन्स आपने जो एमएससी किया वो नांदेड़ से किया है। Yes, sir. वो मतलब कौन से ईयर में हुआ आपका एमएससी? 21 में। ओके, 2021 मतलब अभी। Yes, sir. ओके, सो थैंक यू। आपने सेट एग्ज़ाम जो है, सेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया था। सो वाई सेट एग्ज़ाम, मतलब आप सेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे थे, तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेट एग्ज़ाम? Guys, nowadays set is compulsory to becomes an assistant professor for any college, not for university but also for the normal college or qualified college. विदाउट एम ए सेट आप गोवा राज्य में एंड महाराष्ट्र राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। इसलिए आपको सेट करना ज़रूरी है। ओके, तो सेट करने का ये फ़ायदा है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते एंड उसके बाद भी जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो हमारा पोजीशन है ना बढ़ जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद हम हमारा स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। इसलिए मैंने एम ए सेट का एम सोचा था। ओके, दैट मीन्स अगर आप सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो सेट एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स आपको लगता है कि ये जो लेट्स से आपने एमएससी किया और एमएससी में आपका अच्छा परफॉर्मेंस है एंड अगर आपके पास सेट एग्ज़ाम नहीं है, तो क्या उसका कुछ मतलब ड्रॉबैक्स हो सकता है क्या? यस सर, ऑब्वियसली कई बच्चों का जो एमएससी का कॉलेज रहता है, एमएससी का यूनिवर्सिटी रहता है, वो एकदम बढ़िया रहता है। बट विदाउट सेट एमएससी का कॉलेज कोई नहीं पूछता है आपको। बट ऐसा होना चाहिए कि आप एमएससी कहाँ से भी करो, बट आपका सेट हो तो आप डोमिनेंट हो। विदाउट सेट कुछ नहीं हो सकता है अभी तो आपको एमएससी करने के बाद सेट ज़रूरी है और सेट निकालना है फिजिक्स से, तो डी फिजिक्स कंपलसरी है, ऐसा ही मैं बोलूँगी। ओके, दैट मीन्स अगर आपने एमएससी में कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस अगर किया, बट अगर आपके पास सेट एग्ज़ाम नहीं है, तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं हो सकते। ओके, तो हमारे अभी सेट एग्ज़ाम की अगर बात करें तो सेट एग्ज़ाम में हमारे फिजिक्स में 10 सब्जेक्ट्स है एंड पार्ट ए भी है उसमें, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड आता है। तो आपने जब प्रिपरेशन किया था, तो प्रिपरेशन के टाइम पे आपने ये 10 के 10 सब्जेक्ट किए थे या कितने सब्जेक्ट्स आपने किए थे, या एंड पार्ट ए का भी आपने स्टडी कैसे किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैंने नंबर ऑफ जो पेपर्स है वो 8 किए थे, इंक्लूडिंग द पार्ट ए। इसमें मैंने किया था मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स नहीं किया था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कंप्लीट किया था। उसके बाद सॉलिड स्टेट किया था एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स। ये सारे छोटे छोटे पेपर्स भी किए थे एंड बड़े पेपर भी किए थे, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके बाद मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो पेपर्स किए थे मैंने वो कंप्लीट किए थे। मतलब इसमें एक भी बिट मैंने नहीं छोड़ा था। जो इम्पोर्टेंट था वो भी किया था, उनका कंसेप्ट भी किया था एंड जो कंसेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आता था उन्हीं पेपर से वो भी किया था। उसके पीवाईक्यू भी किए थे एंड उसके जो फार्मूलेज थे वो फार्मूलेज भी रिवाइज की थी, बहुत बार रिवाइज की थी। मतलब जो आपने सब्जेक्ट जो किए थे, तो ऐसे किए थे कि उसमें कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कुछ सब्जेक्ट जो आपने एकदम अच्छे से प्रिपरेशन किया था, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे क्या जिनको आपने रिवीजन में आपको टाइम नहीं मिला, या इतना सारा सिलेबस है, तो फिर बाकी जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने भी मेंशन किया था कि ईडी वगैरह, तो उसमें फिर आपने क्या किया? वो सिलेबस में आपने रिवीजन किया या मतलब क्या किया उसका? सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को तो छोड़ ही दिया था
नहीं किया था मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को, एंड ईडी का मैंने पढ़ा था बट एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज नहीं कर पाई थी बिकॉज शॉर्ट पीरियड था रिवीजन के लिए और ईडी का पोर्शन बड़ा था तो वो मेरे से रिवाइज नहीं हुआ था। बट मैंने ईडी के PYQ एंड फार्मूलेज देखे थे जो कि मुझे एग्ज़ाम में बहुत उसका इम्पोर्टेंट मिला। विदाउट मैं रिवीजन नहीं गई थी, मतलब विदाउट रिवीजन नहीं किया था ईडी का तो मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने ईडी पढ़ा था, इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से वो करेक्ट आए क्वेश्चन। ओके दैट मीन्स आपने ईडी को रिवाइजन के लिए आपको टाइम नहीं मिला था बट फिर भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह जो है वो देखे, इसलिए आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा हुआ। तो मतलब आपका ये मानना है कि अगर आपको सेट क्वालिफाई करना है तो ऐसा नॉट नेसेसरी कि 10 के 10 सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपके 6-7 सब्जेक्ट भी अगर आपने अच्छे से किए तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, और बाकी के जो 4-5 सब्जेक्ट जो बचेंगे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी अगर आपने स्टडी किया तो भी आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। आपने डी फिजिक्स से आपने प्रिपरेशन किया था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डी फिजिक्स में? When I was started my preparation for the MA set, that time I don't have idea about how to do, what to do. मुझे कुछ नहीं पता था क्या स्किप करना चाहिए, क्या मुझे बार बार पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं पता था। बट साथ में पाड़ेकर सर थे तो पाड़ेकर सर ने हमें बहुत अच्छे से हेल्प किया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। मतलब जो डी फिजिक्स था ना वो एक फैमिली था हमारे लिए, अभी भी है, अभी भी सर बहुत हेल्प करते हैं। बट दैट टाइम सर जो बताते थे ना सेम हमसे ही हमने किया है, जो कि हमने 6 मंथ के प्रिपरेशन में किया एंड उसका फल उसके बाद हमें सेट के रिजल्ट में मिला। ओके तो हमें सर बताते थे कि जब अपने डी फिजिक्स ज्वाइन किया तो एक भी लेक्चर हमें बैंक नहीं करना चाहिए, रोज़ रेगुलर क्लास में आना है, मतलब ऑनलाइन ही आना है, हमें ऑनलाइन आके हमारे खुद के नोट्स खुद बनाने हैं। ओके एंड ऑल टॉपिक्स के खुद नोट्स बनाने हैं। एंड कभी कभी जब हम कोई बच्चा स्कूल मतलब वो क्लास में नहीं आता है ना, जैसे कि हमारे कॉलेज में जब नहीं आते हैं तब अटेंडेंस में सर बोलते अब कल नहीं आए थे, तो सेम कॉलेज का ही फील सर ने हमें क्लास में दिया था। जब हम कल नहीं आते थे सर आज बोलते थे बेटा आज आप कल नहीं आए थे और आज आए, तो सर को प्रॉपर रीज़न भी देना पड़ता था। इसकी वजह से बच्चे क्लास को स्किप भी नहीं कर सकते थे। तो यही से हमें इतना फ़ायदा मिला कि हमने कंटिन्यूसली क्लास किए एंड एक कंटिजेंसी ऐसे ही बनती रही 6 मंथ के लिए। तो ये अभी भी ऐसा ही होता है, जब हम किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं ना तो बहुत अच्छा कंटिजेंसी बनती है और उसी कंटिजेंसी का यही फ़ायदा होता है कि हम बिज़ी हो जाते। बिज़ी होने के बाद क्या होता है लाइफ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एजुकेशनल जो एम है वो अच्छे से गेन कर पाते। तो इसमें सारे सब्जेक्ट का हमें नॉलेज मिलता है। नॉलेज मिलने के बाद ये हमें ऐसा अप्रोच डेवलप होता है जैसे कि हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो ऑन द स्पॉट हमें कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है ये ओनली कंटिजेंसी से करने के बाद ही पता चलता है। आपकी क्लास में डिसऑर्डर हो तो ये आपको कहाँ पढ़ाया था, किस दिन पढ़ाया था, वो कुछ नहीं याद आता है। तो इसीलिए आपको ना जो सर क्लास में बताते हैं वही करना है, वही मोर देन इनफ है। और जो सर बताते हैं उतना ही करना है सेट के लिए। बाकी रेफरेंस बुक का उतना मैटर नहीं करता है जितना बार बार आपके क्लास नोट्स को रिवाइज करेंगे। थैंक यू सर। ओके दैट मीन्स आपने रेगुलरली क्लास किए एंड डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा हुआ। एंड मैंने भी क्लास में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस की थी एंड डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा होगा। और एक बात ये कि जैसे कि हमने सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, साथ साथ सेट का कोर्स था हमारा, फिर भी मैंने उसमें CSIR के भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, गेट के भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसका कुछ फ़ायदा हुआ आपको कि सेट के भी और गेट के क्वेश्चंस का? यस सर, ऑब्वियसली सेट का जो एग्ज़ाम होता है, सेट का एग्ज़ाम का सिलेबस एंड नेट के एग्ज़ाम का सिलेबस सेम टू सेम एज इट इज़ है। तो ना जो नेट के एग्ज़ाम के PYQ है वो एज इट इज़ सेट में आते हैं, डिक्टो जैसे थे वैसे ही आते हैं। तो जब हम एग्ज़ाम में देखते हैं ना तो लगता है वो तो नेट का ही क्वेश्चन आया है। तो जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमारे नोटबुक में भी थे, सेम वैसे ही कई क्वेश्चन रिपीटेड थे। तो वो देखने के बाद ना बहुत खुशी मिलती है एग्ज़ाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपको। ओके हाँ, तो वो जो जेस्ट के होते हैं वो भी आते हैं। तो हमें ओनली सेट के PYQ करना है एंड उसके साथ साथ जब टाइम मिलता है तब हमें गेट एंड CSR के भी PYQ करना है। वैसे तो सर क्लास में लेती है बट हमें वो रिवाइज करना है। ओके सो आपका पार्ट ए भी था आपके एग्ज़ाम में, तो फिर आपका पार्ट ए का प्रिपरेशन कैसे रहा? सर पार्ट ए तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है MS सेट में। जैसे कि 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो उसमें 100
जो 100 मार्क्स है ना वो पार्ट ए के लिए है। तो पार्ट ए का सिलेबस जितना एमएमपी अथवा क्वांटम का है सेम उतना ही एक पेपर का सिलेबस हमें पार्ट ए में दैट इज जनरल एप्टीट्यूड में मिलता है। एंड उसी से हमें 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 100 मार्क्स से बनते हैं। तो कैसा होता है ना, जब शॉर्ट पीरियड होता है एग्ज़ाम के पास आता है तो हमें पार्ट ए को छोड़ना नहीं है, उसे भी पढ़ना है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको जो पढ़ा है उससे 100 मार्क्स मिलेंगे। मतलब 100 मार्क्स का पेपर होता है पार्ट ए का, तो उसमें अच्छा खासा आप कर सकते हो, उसे छोड़ना नहीं है। बिकॉज वो 100 मार्क्स का है ना, फिजिक्स का तो 200 मार्क्स का है, तो उसमें बहुत सारा सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत सारे पेपर्स है। एंड पार्ट ए एक ही पेपर है एंड एक ही पेपर से पे 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो हमें ए मस्ट करना है। एंड जो आपने सम्राट सर, हमारे सम्राट सर में पढ़ाया था ना, सेम वही क्वेश्चन पेपर में आया था। सर ने हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए थे सेट के, उसके बाद समटाइम्स सर यूजीसी नेट के भी क्वेश्चन बताते थे। एंड इस क्वेश्चन पर, इस कंसेप्ट पर कोई सा क्वेश्चन आता है मतलब उसका भी अप्रोच बताते थे। और सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया था। मुझे तो ऐसा सेट के फर्स्ट पार्ट के लिए ऐसा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैं सर के क्लास करती थी एंड रिवाइज करती थी, मतलब बहुत अच्छे से पार्ट ए हुआ था। एंड पार्ट ए कभी स्किप मत करना है। ओके, दैट मीन्स सम्राट सर ने आपका जो पार्ट ए लिया था, बस आपने पार्ट ए जो है पार्ट ए को ही बस रिवीजन किया और बाकी को कुछ नहीं पढ़ा, और आपको डेफिनेटली पार्ट ए जो है पार्ट ए में भी सम्राट सर के लेक्चर्स का फायदा हुआ। सो थैंक यू सो मच शिवकन्या जी, एंड आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। सो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे एंड डी फिजिक्स हमेशा आपके साथ रहेगा। सो थैंक यू सो मच। आपको कुछ बोलना है? Thank you so much sir, thank you so much again, and I expressing my gratitude to you। and आगे भी मुझे आपकी हेल्प पड़ेगी सर, तो मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी। और थैंक यू सो मच। Okay, definitely D Physics and whole D Physics family is always with you. So thank you so much all of you. Bye bye.